Hey guys, this is Parag. Welcome to Social Stories. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ रिसोर्स। मीनिंग ऑफ रिसोर्स आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, हम अलग अलग कैटेगरीज में रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। रियो द जनवरी अर्थ समिट, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द बेसिकली क्लाइमेटिक चेंज एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, क्या स्टेप्स हैं रिसोर्स प्लानिंग में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लैंड रिसोर्स क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन, किस किस तरह से हम लैंड को यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में लैंड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच रिजल्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन, एंड इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे उसको कंजर्व किया जाए। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल क्या होती है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं, बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ सॉइल आर गिवन इन योर बुक। एंड लास्ट है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। So these are the few topics which we cover in this chapter. Let's discuss one by one. So our first topic is meaning of resource. Resource क्या है, कोई भी चीज जो आपकी नीड्स को फुलफिल करता है वो आपके लिए रिसोर्स है। अब अर्थ पे काफी सारी चीजें हैं, तो वो सारी क्या है, रिसोर्सेज। वेदर इट कैन बी नेचुरल और ह्यूमन मेड। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है एवरीथिंग अवेलेबल इन एन एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई योर नीड्स। कोई भी चीज एनवायरनमेंट में है जो आपकी नीड्स को अगर सेटिस्फाई कर रही है वो आपके लिए क्या होगा, रिसोर्स। बट इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। जो रिसोर्स आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, वो टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल होना चाहिए। जो पर्सन रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहा है उस पर वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एक्सेस करने के लिए, है ना। उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए उसके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। सेकंड कहता है इकोनॉमिकली फीजिबल। जो बंदा एक्सट्रैक्ट कर रहा है रिसोर्सेज का, उसके पास क्या है, उसको उससे प्रॉफिट होना चाहिए। जो रिसोर्स उसने एक्सट्रैक्ट किया, अगर प्रॉफिट नहीं होना बल्कि उसका लॉस हो रहा है तो क्यों ही एक्सट्रैक्शन होगा, क्यों करेंगे उस रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन। थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। जो रिसोर्स आपने एक्सट्रैक्ट किया है वो सोसाइटी एज अ होल ने एक्सेप्ट किया, है ना। ये नहीं कि सोसाइटी का उससे लॉस हो रहा है या फिर सोसाइटी में कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशन व्हिच इज मस्ट इन द डेफिनेशन ऑफ द रिसोर्स। क्लियर हो गया। सॉइल, वाटर, मिनरल्स, इनफैक्ट फोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे भी रिसोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। So our next topic is classification of resources. तो हमने जो रिसोर्सेज उनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करा है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल जिसको आप बार-बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिसको आप वन टाइम यूज करो, फॉर एग्जांपल फॉसिल्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स जो एक इंडिविजुअल ने परचेस किए, सिंगल बंदे के हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज जो ग्रुप ऑफ पीपल ने ओन करे, लाइक कम्युनिटी पार्क्स एंड फॉर द। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, एंड आउटसाइड द कंट्री जो अदर कंट्रीज में ओन करे, दैट आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप, रिजर्व एंड स्टॉक। तो बेसिकली एनसीईआरटी ने इनका जो एक्सप्लेनेशन था, इन जो चारों क्लासिफिकेशन हमने बताया रिसोर्सेज के, उनका जो पूरा एक्सप्लेनेशन था वो एनसीईआरटी से रिमूव हो चुका है। तो ओनली हेडिंग बची हुई है एनसीईआरटी बुक में जो हमने अभी डिस्कस करी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। So our next topic is development of resources. Development of resources क्या कहता है कि भाई रिसोर्सेज का हमें प्रॉपर्ली डेवलपमेंट करना है। अगर हमने प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं करा तो कुछ सर्कमस्टांसेस है जो अराइज होंगे, और शायद कुछ रिसोर्सेज हैं जो कभी ना मिले। कुछ रिसोर्सेज ऐसे प्रीशियस हैं जो रिन्यूड भी नहीं होते, तो इसलिए हमें जरूरी है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट करें। पहला पॉइंट क्या बात करता है कि डिप्लीशन। अगर हमने प्रॉपर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं करा तो क्या होगा, रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे। of depletion of the resources for satisfying the greed of few individual। जो बंदा पावर है, जिसमें पावर है वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को खत्म करेगा, अननेसेसरी यूज करेगा, जितना चाहे उतना यूज करेगा, तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी होगी। सेकंड बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ हाथों में रह जाएंगे, सोसाइटी 2 हिस्सों में बट जाएगी, हैव एंड हैव नॉट, और रिच और पुअर। तो रिसोर्सेज
तो अब प्रॉपर डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? अगर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो जो रिसोर्सेज है वो कुछ हाथों में रह जाएंगे, और इससे सोसाइटी का क्या होगा? सोसाइटी का बेसिकली पार्टीशन होगा बिटवीन रिच एंड पुअर। थर्ड बात करता है, अगर अननेसेसरी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ओवर डिप्लीट हो रहे हैं, तो क्या होगा? इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर रिसोर्सेज का सही से यूज नहीं हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो अराइज होती हैं। क्लियर हुआ? सो an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life in community। तो बेसिकली रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कोई सोसाइटी में डिवीजन नहीं होना चाहिए, जिसको जितना जरूरत है वो यूज करें। तो यही से हमने बात की कि रिसोर्स को डेवलप करना जरूरी है, लेकिन रिसोर्स को डेवलप करें कैसे? तो यहीं से कॉन्सेप्ट अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सो अभी हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का, कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज करना है हमें, बट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज करेंगे कैसे? तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हम कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि भाई डेवलपमेंट आपको ऐसा करना है कि जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि आज का जो करंट में डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट ना करे। तो कुल मिला के कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस बात पे फोकस करता है कि करंट जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट ना करे। क्लियर हुआ? अभी हमने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो आया कहां से? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट था वो सबसे पहले रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था। बेसिकली समिट हुई थी जहां पे अलग-अलग कंट्रीज के लोग आए थे जिन्होंने डिस्कस किया था अबाउट द एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज। वहां पे सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कांसेप्ट डिस्कस किया गया। देखते हैं क्या था ये रियो द जेनेरियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, वो कहां पे हुआ था? ब्राजील में। क्लियर हुआ? ये लिखा है फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, सबसे पहली अर्थ समिट थी जो रियो द जेनेरियो में हुई थी, जहां पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। 100 मोर देन 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है, द समिट वाज कन्विंस्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस इस समिट में क्या हुआ था? जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, कोई भी कॉज हो, उसके बारे में डिस्कस हुआ था कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पांसिबल हैं, कैसे उसको कॉम्बैट किया जा सकता है, इस रिगार्डिंग सारा डिस्कशन है। रियो कन्वेंशन में हमने अडॉप्ट क्या किया था? एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अचीव हो। क्लियर हो गया? तो बेसिकली ये क्या था? एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इस समिट में कहां पे हुई थी? रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुई थी, 1992 में हुई थी। इसमें जो मेन मोटिव था, जो मेन टॉपिक था डिस्कशन का, वो क्या था? एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है, क्या क्या कॉजेज हैं, कैसे उसको कॉम्बैट किया जा सकता है, इन सब के रिगार्डिंग इसमें डिस्कशन हुआ था। और इसमें एडॉप्शन हुआ था किस चीज का है, मतलब बोल सकते हैं आउटपुट या रिजल्ट क्या निकला था इसका? इसमें एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया। अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? एन एजेंडा इट्स टू कॉम्बैट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एनवायरमेंटल डैमेज खत्म करना है, जितना भी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन, जो भी फैक्टर्स हैं एट द ग्लोबल लेवल, वो सारा हमें खत्म करना है। पॉवर्टी जो एट द ग्लोबल लेवल है वो, एंड लास्ट डिसीजेस थ्रू ग्लोबल कॉज, जितना भी डिसीजेस फैला हुआ है, स्प्रेड है, अलग-अलग वायरस, उन सबको खत्म करना है। Its objective is that every local government should draw its own agenda 21। ये पॉसिबल एक का नहीं है, जब तक लोकल गवर्नमेंट जो है हर कंट्रीज की, उनका खुद का एक एजेंडा 21 होना चाहिए, जिसमें अलग-अलग मेथड्स बताए जाएंगे कि कैसे हम डिसीजेस को, एनवायरमेंटल डैमेज को, इन सबको कॉम्बैट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अभी हमने देखा था कि भाई रिसोर्स का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, कैसे करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कहाँ पे वो अडॉप्ट किया, सबसे पहली बार कहाँ डिस्कस किया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। नाम से समझ आ रहा है रिसोर्स का प्लान करना, सिस्टमैटिक तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिनरल और कोल डिपॉजिट्स काफी है। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे वाटर काफी है बट इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। राजस्थान जहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी काफी है लेकिन वाटर कम है। लद्दाख का जहाँ पे कल्चर हेरिटेज काफी अच्छा है बट
वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल्स की कमी है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि उस स्टेट में किसी चीज की अच्छा एबंडेंस है और किसी चीज की कमी है। तो बेसिकली यही जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सही से कि भाई हर स्टेट में हर रिसोर्सेज का पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग से क्या होगा कि हर रिसोर्सेज में इक्विवेलेंट रिसोर्सेज पहुंच पाएंगे, जिस स्टेट में जिस रिसोर्सेज की कमी है वहां तक वो रिसोर्सेज पहुंचाए जा सकेंगे। इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग का जरूरी है, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल है। क्लियर हो गया? अभी हमने देखा कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, अगर रिसोर्स की प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, कि जो स्ट्रक्चर है रिसोर्स प्लानिंग का वो इंडिया में इस तरीके से। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई आप रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले सर्वे करके। अगर एक बार सर्वे हो गया तो आप उसका मैप बनाएंगे, ठीक है, कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे। उसके बाद ये देखेंगे कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैसी है, कि उस जो रिसोर्स है जिसका आपने मैपिंग करी है, जो आपने फाइंड आउट किया है थ्रू सर्वे, उसकी क्वालिटी कैसी है और किस क्वांटिटी में वो अवेलेबल है। और लास्ट है मेजरमेंट। क्लियर है? सेकंड है इवॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर्स। आप सेकंड क्या करेंगे, प्लानिंग स्ट्रक्चर आपने सर्वे कर लिया, मैपिंग कर ली। अब जो सेकंड स्टेप है वो बात करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं उसको एक्सट्रैक्ट करने की, किस टाइप के स्किल लेबर चाहिए आपको उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिस्पांसिबल है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट रिसोर्सेज। थर्ड इज मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। थर्ड स्टेप में आता है कि जो हमने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किया है, क्या वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसिबल है, क्या वो कुछ ना कुछ नेशनल डेवलपमेंट करेगा, क्या जो रिसोर्सेज आपने एक्सट्रैक्ट किया उससे कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। क्लियर हुआ? हमने अभी देखा कि टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसोर्सेज में, कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन ड्यू टू इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी लोगों ने क्या है उसका एक इंडिस्क्रिमिनेट यूज करना स्टार्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी के थ्रू अननेसेसरी वो रिसोर्सेज को डिप्लीट करते जा रहे हैं, जिस कारण आज हमें जरूरत है कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बार गांधी जी ने कहा था देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, कि भाई हर किसी के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है, लेकिन उस लालची के लिए नहीं, जो क्योंकि लालची के हैं, जितना उनको रिसोर्स देता जाओ भाई वो उतना खर्च करते रहेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने ये कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एनीबॉडी एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज, किसी के लालच के लिए रिसोर्सेज की कमी भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। ये डायरेक्टली जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के भी आ जाता है। तो क्या लिखा, कैसे एक्सप्लेन करें, ये प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल and exploitative nature of the modern technology is the modern root cause for resource depletion। उन्होंने कहा कि जो लालची और सेल्फिश लोग हैं वो और ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की है वो रूट कॉज है किसका, रिसोर्स डिप्लीशन की। रिसोर्स कम क्यों हो रहे हैं, क्यों, कुछ लालची लोगों की वजह से और एक्सप्लॉइटेटिव टेक्नोलॉजी की वजह से। सेकंड उन्होंने कहा ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ मासेस। उन्होंने कहा कि भाई मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि लमसम क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस करते जा रहे हैं किसी भी चीज के लिए, जितना डिमांड है, जितना लोग डिमांड कर रहे हो सब चीज की, बस उतना ही रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो सोसाइटी। बेसिकली कहना यही है कि जितनी जरूरत है उतना प्रोडक्शन करो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, आप अननेसेसरी रिसोर्स का प्रोडक्शन मत करते रहो, किस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करो, जितना डिमांड करे करो। क्लियर हो गया? अब जो गांधी जी की फिलॉसफी थी रिगार्डिंग रिसोर्स कंजर्वेशन उसको इंटरनेशनल लेवल तक फॉलो किया। तो एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम, उसने सबसे पहली बार रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात की थी 1968 में। उसके बाद 1974 में गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो फिर से प्रेजेंट की गई किस बुक में, स्मॉलेस्ट ब्यूटीफुल, जो किसकी बुक थी, इमेचर। Next year, the seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987। अब कुछ सेमिनल कंट्रीब्यूशन किया गया, कौन सी रिपोर्ट में किया गया, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। इस रिपोर्ट में दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे बोल सकते हैं, टू मेजर डिस्कशंस हुए थे। सबसे पहले दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस, सबसे पहले इस रिपोर्ट ने क्या इंट्रोड्यूस करा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो हमने भी पीछे पढ़ा। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना, प्रेजेंट जनरेशन रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करे कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व है।
and advocated as a means of resource conservation which was subsequently published in a book आर कॉमन फ्यूचर। और जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये जो कमीशन रिपोर्ट थी, वो लेटर ऑन किस बुक में पब्लिश हुई? आर कॉमन फ्यूचर। तो लैंड क्या है? बेसिकली लैंड एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी लैंड पे डिपेंड है, वेदर इट कैन बी ह्यूमन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, सारी एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म ऑन लैंड। ठीक है, तो लैंड का कंपोजिशन किस तरह से है? 43% हमारे पास प्लेन है, 30% हमारा माउंटेन्स है एंड 27% प्लेटिंग है। क्लियर हुआ? सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड यूटिलाइजेशन, कि आप लैंड को कैसे यूज कर रहे हैं। तो देखो लैंड यूटिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली, कि सपोज हमारा पूरा लैंड एरिया है, इसमें से हम कुछ परसेंट जो लैंड है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ है जो पैस्चर है ग्रेजिंग लैंड के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसे लैंड है जिसको हमने खाली छोड़ के रखा है। तो इस तरीके से हम इसमें लैंड यूटिलाइजेशन में यही कवर करने वाले हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन की जितना भी लैंड है हम उसका यूज किस किस तरीके से कर रहे हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट। ठीक है, पहला तरीका होता है जो लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो कौन सा पर्पस है? पहला फॉरेस्ट। सेकंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बैरन एंड वेस्टेड, कि कुछ लैंड ऐसा है जिसको हमने खाली छोड़ दिया है। ठीक है, बैरन है क्योंकि कुछ काम का नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं करेगा, इसलिए उसको हमने बंजर हो चुका है, तो उसको हमने खाली छोड़ दिया। नेक्स्ट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जांपल कुछ लैंड का पोर्शन ऐसा है जिसमें हमने बिल्डिंग और रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया है। क्लियर हो रहा है कि लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। लैंड यूटिलाइजेशन को जितना भी हमारे पास लैंड पोर्शन है हम उसको किस किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? पहला फॉरेस्ट, सेकंड जो हेडिंग थी उसकी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जिसको हम कल्टीवेशन में यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है, बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसको हम कुछ भी एग्रीकल्चर पर्पस है किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, कुछ ऐसा लैंड है जिसको हमने कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, उस पर बिल्डिंग और रोड्स, ठीक है, उस पर खेती बाड़ी मतलब जो एग्रीकल्चर है वो नहीं हो रहा है। थर्ड हेडिंग आती है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिस पे हम खेती नहीं कर रहे, मतलब है एग्रीकल्चर उस पे आप कर सकते हैं बट नहीं कर रहे। क्यों? उस पे कुछ और एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज लाइक परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कि उसको हमने परमानेंटली ग्रेजिंग लैंड मतलब चारे के लिए छोड़ दिया, तो गाय वाय जो है कैटल से वहां फीड कर सकती है, उस पे कोई भी खेती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, और क्या पर यूज करा हमने लैंड का? मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। भाई एक लैंड है उस पे हमने जो क्रॉप्स या फिर बोल सकते हैं फ्रूट्स के ट्री, फ्रूट बियरिंग ट्रीज हैं वो लगा दिए कि प्रोडक्टिविटी हो रही है तो ठीक है, मतलब बेसिकली एक लैंड है जिस पे आपने पेड़ लगा के छोड़ दिए, ठीक है, वहां कोई एग्रीकल्चर आप नहीं कर रहे हैं। कल्टीवेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 इयर्स। कल्टीवेबल वेस्टलैंड क्या होता है? बेसिकली इसको आपने 5 साल से ज्यादा के लिए खाली छोड़ दिया, लाइक प्लॉटिंग करके छोड़ दिया है, उस पे आप खेती अब नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब होता है खाली छोड़ना, ठीक है। करंट फैलो, ये क्या होता है? करंट फैलो लैंड जिसको आपने 1 और लेस देन मतलब 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ा है। क्या पर्पस हो सकता है? या तो कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम है, कुछ वेदर का दिक्कत है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिस कारण उसको आपने 1 या फिर 1 ईयर से कम उसके लिए आपने खाली छोड़ा हुआ है। अदर देन करंट फैलो लैंड जिसको आपने 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम के लिए छोड़ा हुआ है। क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या था? कल्चरेबल वेस्टलैंड जिसमें आपने लैंड को 5 साल से ज्यादा खाली छोड़ा है, करंट फैलो लैंड जिसमें आपने लैंड को 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ा है, अदर देन करंट फैलो जिसमें आपने 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम के लिए लैंड को खाली छोड़ा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है अदर देन करंट फैलो। क्लियर हो गया? फिर है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है? ये डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। नेट सोन एरिया का मतलब है लैंड पे कम से कम 1 साल में एक बार खेती करनी, है ना। कुछ फार्मर्स होते हैं जो अपने लैंड पे सिर्फ एक बार खेती करते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, लाइक उनका जो पूरा लाइक स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनकी पूरी डिपेंडेंसी रेन पे होती है, तो वो रेन के टाइम पे जो भी क्रॉपिंग लगती है उसके यूज कर रहे हैं। तो नेट सोन एरिया में आप जो फार्मर है वो 1 टाइम यूज कर रहा है, मतलब कम से कम नेट सोन एरिया का मतलब होता है कि आप लैंड में कम से कम एक बार खेती कर रहे हैं, लैंड पे पूरे ईयर में एक बार खेती कर रहे हैं। तो ये देखा एरिया सोन एटलीस्ट वंस
ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब फार्म पे आप एक बार ही खेती करो, ठीक है, एक साल में। और लास्ट जो डेफिनेशन है ये भी पूछी जाती है, ग्रॉस क्रॉप एरिया, कि जब आप अपने लैंड पे एक से ज्यादा बार खेती कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया। क्लियर हुआ? इसमें हमने क्या पढ़ा, लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। लैंड यूटिलाइजेशन मतलब कि जितना भी हमारे पास लैंड है उसका आप किस किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं। कुछ लैंड एरिया जिसको आप फॉरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसको आप, जो बैरन है, कुछ काम का नहीं है, बंजर हो चुका है। नेक्स्ट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, कुछ ऐसा लैंड है जिस पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, बिल्डिंग, रोड्स, ये सब कुछ। कुछ एरिया है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड मतलब कुछ ऐसा एरिया है जो परमानेंटली आपने, खेती हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, लेकिन आपने उसको पेस्चर डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे आज से गाय, मतलब जो फीड करने के लिए कैटल फीड करेगी। उसके बाद दिया है लैंड अंडर मिसलेनियस क्रॉप्स, मतलब भाई पेड़ लगा दिए, फ्रूट बेयरिंग ट्री हो सकते हैं, कुछ भी, किसी भी प्लांट होते हैं, बस बेसिकली उसमें फार्मिंग आप नहीं कर रहे, ठीक है, बस पेड़ लगा के छोड़ दिया, जस्ट नॉर्मल। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ऐसी लैंड जिसको आपने 5 साल से ज्यादा के लिए खाली छोड़ दिया है। फैलो लैंड दो टाइप के हैं, करंट फैलो जिसमें आपने लैंड को एक से कम साल के, मतलब लेस देन 1 ईयर, उसके लिए आपने खाली छोड़ा है। अदर देन करंट फैलो, 1 साल से ज्यादा के लिए, 5 साल से कम के लिए खाली छोड़ा है। नेट सोन एरिया, जहाँ पे आप लैंड पे एक बार, एक साल में एक बार खेती कर रहे हैं अपने लैंड पे। और लास्ट है ग्रॉस क्रॉप एरिया, जिसपे आप अपने लैंड पे एक से ज्यादा बार खेती करो। क्लियर हो गया? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि भाई भारत में, इंडिया में जो लैंड यूज पैटर्न है वो किस तरह के। तो लैंड यूज पैटर्न अगर देखें तो वो डिटरमाइन करता है दो फैक्टर्स, पहला है फिजिकल फैक्टर एंड सेकंड है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल, ठीक है। ये क्या है फिजिकल फैक्टर, कि भाई अगर किसी की टोपोग्राफी खराब है, ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर वाली है, तो वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लाइमेट अच्छा नहीं है, सॉइल अच्छी नहीं है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, और दीज आर फिजिकल फैक्टर्स। सेकंड इज ह्यूमन फैक्टर्स, लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चरल ट्रेडिशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन के लिए कि वो लैंड को किस तरह से यूज करेगा। कहीं की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां की मोस्ट ऑफ द लैंड क्या है, रेसिडेंशियल हो जाएगी, वहां पे कंस्ट्रक्शन होगा, घर होंगे, ये सब कुछ। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं लैंड यूज पैटर्न को। कौन कौन से, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ये शायद तुम लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फॉरेस्ट, सेकंड है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड, कि भाई जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम है। ऐसा किसने बताया था, कौन सी पॉलिसी ने बनाया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1950। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन मिल जाता है कि बताओ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब की है, 1952 की है। और इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो कम है। क्लियर हुआ? हमने देखा कि लैंड क्या है, लैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, लैंड का यूटिलाइजेशन क्या है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया क्या है। जो हमारा लैंड रिलेटेड टॉपिक है वो लास्ट क्या है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेटिव मेजर्स, कि लैंड डिग्रेडेशन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिन ब दिन जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है और इंडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है लैंड का, उस कारण क्या होता है, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है। उससे पहले ये है कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड, कि हमारे जो 95% ऑफ द जो बेसिक नीड्स हैं डेली बेसिस, वो हमारी किससे फुलफिल होती है, लैंड से। तो इसलिए जरूरी है कि भाई हमारे 95% बेसिक नीड्स हैं वो लैंड पे डिपेंड है। अगर लैंड ही डिग्रेड हो जाएगा तो हमारी बेसिक नीड्स पे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है लैंड डिग्रेडेशन के लिए जो हम कॉजेस पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्ट सब जानते हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा माइनिंग के कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। अब डिफॉरेस्टेशन होगा तो कहीं ना कहीं लैंड की सॉइल ओपनिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, और डिफॉरेस्टेशन होगा जितना लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होगा उतना कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल। तो डिफॉरेस्टेशन सबसे पहला कॉज है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। सेकंड, ओवरग्रेजिंग। कभी कभार क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं जब वो ग्रास होती है उसकी जड़ें ज्यादा खींच लेती है, मतलब खा लेती है, जिस कारण जो ऊपर की टॉप लेयर होती है वो उखड़ने लगती है, और इस कारण जो टॉप सॉइल है वो वॉश भी हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, विंड से, वाटर से। तो इस कारण जो टॉप सॉइल है वो खराब हो जाती है। तो ये स्पेशली कहाँ कहाँ होती है ओवरग्रेजिंग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये स्टेट्स मैंने इसलिए मेंशन किए क्योंकि इधर 1 मार्क ओटी बन जाते हैं कि बताओ झारखंड में कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारे स्टेट्स एक बार लर्न होने चाहिए।
ओवर इरिगेशन, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी इन साइड क्या है कि जो लैंड है वो क्या है, ओवर इरिगेट हो जाता है, जिस कारण जो मिट्टी है वो कैसी हो जाती है, एल्कलाइन एंड सैलाइन। ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है और प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती। तो ओवर इरिगेशन है जो थर्ड फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड इरिगेशन। नेक्स्ट है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, सैरामिक इंडस्ट्रीज। जैसे देखा होगा वैसे ही सीमेंट और ये सैरामिक इंडस्ट्रीज होती है काफी आउटसाइड होती है सिटीज के, और आसपास एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं होते हैं इनमें। इससे होता है क्या है कि इनकी जो डस्ट होती है वो कहीं ना कहीं जो लैंड है उस पर सेटल हो जाती है। अब उस पर अगर हम पानी या कुछ भी डालते हैं तो जो पानी है वो नीचे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी एक लेयर बन चुकी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये टॉप सॉइल को खराब करता है। लास्ट है माइनिंग एंड क्वेरी। माइनिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। जो माइनिंग है वो क्या करती है, बड़े बड़े डीप डीप होल्स कर देती है, जिस कारण वहां पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता, मिट्टी भी धसक जाती है अक्सर। तो माइनिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। क्लियर हो गए? फर्स्ट था डिफॉरेस्टेशन, सेकंड है ओवरग्रेजिंग, थर्ड है ओवर इरिगेशन, फोर्थ है मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लास्ट इज मिनरल वो माइनिंग एंड क्वेरी। क्लियर हुआ? अब जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन है भाई उसको बचा भी करना पड़ेगा। अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, कंजर्व नहीं किया, तो हमारी कहीं ना कहीं जो लैंड की क्वालिटी है वो पूरी खत्म हो जाएगी। कंजर्वेटिव मेजर्स हैं जस्ट अपोजिट है, थोड़ा सा बस रिस्ट्रिक्शन लगाना है। फर्स्ट क्या है, एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है भाई, इधर पेड़ काट रहे थे, पेड़ लगा दो तो कहीं ना कहीं बैलेंस बन जाएगा। सेकंड है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रीजिंग, कि भाई थोड़ा सा ओवर ग्रीजिंग पे एक पैशन लैंड आप डिक्लेयर कर दो, हर जगह ग्रीजिंग प्रोहिबिट कर दो। एक लैंड फिक्स कर दो, वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे ग्रेजिंग होगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैशन लैंड या ग्रेजिंग लैंड। जो हमारा थर्ड है वो है कंट्रोल ऑन माइनिंग, की माइनिंग एक्टिविटीज उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाओ। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। कभी कभार क्या होता है जो सॉइल है वो विंड के थ्रू भी उड़ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे सपोज ये लैंड है, इसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, जिस कारण जो पेड़ होते हैं वो विंड की स्पीड को कम करते हैं और हमारे टॉप सॉइल उड़ने से बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। कभी कभार क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है इनटू द रिवर और स्प्रिंग्स, जिस कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो काफी अफेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं और आसपास का जो लैंड है उसकी क्वालिटी भी खराब होती है। तो हमें पहले उसको फिल्टर करना है जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद उस पानी को डिस्चार्ज करना है। लास्ट है यूज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ द हरियाणा एंड पंजाब। वहाँ पे जो ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज करने के लिए आप वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये 6 पॉइंट थे फॉर द कंजर्वेटिव मेजर्स। फर्स्ट है एफोरेस्टेशन, सेकंड इज कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एंड लास्ट है यूज ऑफ ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्लियर हो गया? अभी हमने वाइंड अप किया था हमारा कि लैंड इरिगेशन और कंजर्वेटिव मेजर्स के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल एज अ रिसोर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस लिखने को आ जाता है कि सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट है सॉइल इज द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, रिन्यू होती रहती है। सेकंड, इट इज द मीडियम प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भाई सॉइल है वो अलग अलग प्लांट्स एंड स्पीशीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनको सपोर्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, बढ़ती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट, रीज ग्रो होती रहती है, अलग अलग टाइप के ह्यूमस ऐड होते हैं। ठीक है, तो वो ग्रो होती रहती है, इस कारण जो सॉइल है वो एक लिविंग सिस्टम। रिलीफ, parent rock, relief, parent rock, climate, vegetation, time, and other forms of life are important factors in the formation. Basically ये कुछ ऐसे फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट होगा तो वहाँ की सॉइल अलग देखने को मिलेगी। पेरेंट रॉक क्या है, पेरेंट रॉक जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो अलग अलग टाइप के जो लैंड है वहां पे जाके अलग अलग टाइप के हमें पेरेंट रॉक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, thickness, texture, age, chemical and physical properties. Soil of India are classified different types. So basically soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties के बेसिस पे हमने जो इंडिया की सॉइल है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल।
ठीक है, अब लेकिन करके देखेंगे सॉइल के बारे में कि कहाँ कहाँ वो मिलती है, कौन से स्टेट में मिलती है, कौन से रिसोर्सेज में रिच है, कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं सॉइल में। ये सारा कुछ हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल, उसमें से हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सॉइल है वो दैट इज एलुवियल सॉइल। क्या लिखा है, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल, सबसे ज्यादा मिलने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल। सेकेंड, द एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। नदर्न प्लेन्स में सब पूरा नदर्न प्लेन्स है, वहां पे सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी मिलती है, अधिकतर जो है वहां पे कौन सी है, एलुवियल सॉइल। दिस सॉइल हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर दैट इज द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये जो मिट्टी है दैट इज एलुवियल सॉइल, वो मेजरली कौन सी नदियां लेके बनाती है, मतलब बेसिकली लेके आती है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। क्योंकि हर जो सॉइल है, हर जो रिवर है वो अपने साथ क्या लेके चलती है, फर्टाइल सॉइल, सिल्ट, क्ले, ये सब लेके चलती है। Alluvial soil is also found in the eastern coast plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari, कृष्णा एंड द कावेरी। तो यहाँ पे भी जो हमें ये जो दिख रही है नीचे ईस्टर्न साइड में, वहां पे भी हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की रिवर्स जो है वो फ्लो करती जाती है, फ्लो करती जाती है, तो जो फर्टाइल सॉइल होती है वो भी साथ में बहती हुई लगती है। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay। ठीक है, हर मिट्टी में क्या होता है, अधिकतर मिट्टियों में क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो यहाँ इसका भी जो कंपोजिशन है वो किससे है, सैंड, सिल्ट और क्ले से। नेक्स्ट है आइडल फॉर द ग्रोथ, जो एलुवियल सॉइल है, अब भाई फर्टाइल है, तो फर्टाइल में क्या क्या ग्रो होता है, शुगर केन, पैडी, वीट, पल्सेस एंड अदर सेरियल क्रॉप्स। तो ये कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो इस मिट्टी में ग्रो की जा सकती है, की जाती हैं। कौन कौन सी, शुगर केन, पैडी, वीट, pulses and other cereal crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensely cultivated and densely populated। अधिकतर अगर हम फार्मर्स का भी देखें या किसी का भी देखें, स्पेशली फार्मर्स जो लैंड है वो वहां लेना पसंद करते हैं जहाँ पे रिवर्स हो, है ना, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो। तो अगर मान लो पूरा नदर्न प्लेस में यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, अब एलुवियल सॉइल है तो वो फर्टाइल है, क्यों, क्योंकि वो तीन नदियां लेके आ रही थी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और नदियों के आसपास का एरिया कैसा होता है, फर्टाइल। ठीक है, तो इस कारण जो एलुवियल सॉइल है, जो नदर्न प्लेन्स है, वो डेंसली पॉपुलेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है, और एलुवियल सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल। इस कारण यहाँ पे जो एरिया है वो कैसा है, डेंसली पॉपुलेटेड है, और कल्टीवेशन ज्यादा हो जाता है। क्लियर हो गया, एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। क्या है, सबसे ज्यादा मिलने वाली मिट्टी है सॉइल, नदर्न प्लेस जो हमारा है उसमें कौन सी सॉइल देखने को मिलती है, एलुवियल सॉइल। कौन सी नदियों से मिलकर बनती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, हर रिवर अपने साथ फर्टाइल सॉइल कैरी करके चलती है। एलुवियल सॉइल हमें ईस्ट साइड में मिलती है, कौन सी नदियां लेके जाती है उसको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, क्योंकि नदी जो होती है, रिवर्स होती है, वो फ्लो करती रहती है, और जब वो फ्लो करती रहती है तो अपने साथ जो फर्टाइल सॉइल है वो भी कैरी करती है। इसमें हम कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, शुगर केन, पैडी, व्हीट, पल्सेस एंड अदर क्रॉप्स। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजंस ऑफ द एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। फर्टाइल सॉइल है, लोग इजीली रहना पसंद करते हैं, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी है, सब कुछ है, तो खेती भी इजीली हो जाएगी, फार्मिंग भी इजीली हो जाएगी, और आराम से ले भी लेंगे। क्लियर हो गया। हमने एलुवियल बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ एज दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा है, दैट इज खादर एंड भांगर। नाम से खादर और भांगर, भांगर खराब कोई मतलब का नहीं, ओल्ड है। ठीक है, तो वही है कि जो खादर होती है वो क्या होती है, न्यू एलुवियल होती है। ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल होती है, और जो भांगर होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, इसमें लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, इसमें बेसिकली जो कंकर के नोड्यूल्स होते हैं वो कंकर कम होते हैं। ठीक है, और जितने कंकर कम होते हैं उससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, जो रूट्स होती है वो डीपली इजीली जा सकती है। बट इसमें जो हाई कंसंट्रेशन होते हैं कंकर के नोड्यूल्स के, इस कारण जो सॉइल, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो ज्यादा डीप तक जाने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और प्लांट्स की ग्रोथ भी उसमें सही नहीं होती। इट इज मोर फर्टाइल, अब इसमें कंकर के नोड्यूल्स कम है तो इजीली इसमें प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, बट इज लेस फर्टाइल। इसका एक डिफरेंस भी आ जाता है, 2 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है। और अगर हम देखें तो जो एलुवियल सॉइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल लिखने को आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाते हैं, ठीक है, की फीचर्स आ जाते हैं, कुछ भी लिखने को आ जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं। नाउ जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ सॉइल है दैट इज ब्लैक सॉइल। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर। ठीक है, ब्लैक सॉइल ही नाम क्यों पड़ा, कि भाई ये ब्लैक कलर की होती है, एंड ऑल्सो नोन एज रेगल सॉइल, इसको हम रेगल सॉइल के नाम से भी जानते हैं।
सेकेंड है इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इट्स ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। सबसे ज्यादा इसमें कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है? कॉटन, इसलिए हम इसको किस नाम से और जानते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, क्या था फर्स्ट कि दे आर ब्लैक इन ब्लैक सॉइल क्यों बोलते हैं? ये ब्लैक कलर की होती है और इसको रेगुलर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और ये आइडल है बेसिकली, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? कॉटन। ठीक है, इसलिए हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। Climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the formation of the black soil. अलग अलग जो पेरेंट रॉक है वो बेसिकली टेक्सचर और जो कलर है वो डिसाइड करेगा कि जो सॉइल है उसका कलर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट इट इज मेड ऑफ लावा फ्लो। किससे मिलके बनता है? लावा फ्लो से। द ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। ये बेसिकली कैसी होती है? क्ले टाइप की होती है। ठीक है, इसके कुछ ना कुछ जो पॉटर्स होते हैं वो यूज भी करते हैं बनाने के लिए। वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटैश एंड लाइम। तो कुछ इसमें न्यूट्रिशन है सॉइल में जो हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटैश एंड लाइम। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ द महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड सौराष्ट्र। तो ये हमें जो ब्लैक सॉइल है कौन कौन से प्लेट्यूज में कहाँ कौन कौन से प्लेट्यूज को कवर करके रखा है ब्लैक सॉइल में? महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड सौराष्ट्र। क्लियर हो गया? शॉर्ट नोट्स आते हैं, ज्यादा कुछ डिटेल तो नहीं पूछते, शॉर्ट नोट्स आते हैं हर सॉइल का मोस्टली। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सॉइल पे। जो हमारा थर्ड टाइप का सॉइल है वो है हमारा कौन सा? रेड एंड येलो सॉइल। क्या कहते हैं रेड एंड येलो सॉइल? रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो ये बेसिकली इग्नियस रॉक में देखने को मिलता है उन एरियाज में जहाँ पे लो रेनफॉल होती है इन द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो हमारा जो सदर्न पोर्शन है वहां पे हमें कौन सा सॉइल देखने को मिलता है? रेड एंड येलो सॉइल। सेकंड, येलो एंड रेड सॉइल आर ऑलवेज आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ द उड़ीसा, Chhattisgarh, southern part of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats. Western Ghats का जो हिली एरियाज है, फोटेल्स जो है बेसिकली वहां पे भी हमें कौन सा सॉइल देखने को मिलता है? रेड एंड येलो सॉइल। थर्ड कहता है दीज सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। बेसिकली ये जो सॉइल है वो हमें रेड क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें आयरन का प्रेजेंस ज्यादा होता है, जिस कारण हमें ये जो सॉइल है वो रेड कलर का दिखता है। It looks yellow when occur in hydrated form. Suppose कभी रेनफॉल हुआ, मॉइस्चर है, तो ये जो रेनफॉल है मतलब पानी की, जैसे इस पे पानी की ड्रॉपलेट्स आएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगी, ये थोड़ा सा हमें कैसा दिखेगा? येलो शेड दिखेगा। तो रेड सॉइल कब येलो दिखता है? जब ये हाइड्रेटेड मतलब गीले फॉर्म में होता है, कहीं बारिश हो गई, कहीं मॉइस्चर चला गया, कुछ भी जिस कारण वो मिट्टी में नमी आ गई, गीली हो गई, तो तब हमें कौन सी दिखेगी? ये येलो सॉइल दिखेगी। क्लियर है? तो हमने जो नेक्स्ट सॉइल है वो हमारी कौन सी? लेटराइट सॉइल। क्या कहते हैं लेटराइट सॉइल? द टर्म लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मींस ब्रिक। हमने लेटराइट सॉइल को किससे कंपेयर करा है? ब्रिक से। क्यों? क्योंकि जैसे ब्रिक का सरफेस रफ होता है, सेम विद द लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल भी कैसी होती है? रफ होती है। लेटराइटेड सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन। कि कैसे ये मिट्टी कैसे बन रही है? कि भाई जो टॉप सरफेस है, ठीक है, उस पर बारिश आई, वो जो टॉप लेयर थी वो बहती हुई जा रही थी, तो जो बह के जो मिट्टी गई क्या फॉर्म करेगी? लेटराइट सॉइल। इट इज लेटराइट सॉइल मोस्टली डीप टू डीप एसिडिक की किस टाइप की होती है? एसिडिक नेचर की होती है। अब एसिडिक की नेचर की है तो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो सही नहीं हो पाए। फाउंड मोस्टली इन द सदर्न स्टेट्स महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? सदर्न स्टेट्स में कुछ, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, ह्यूमस पुअर होती है तो वैसे ही इनफर्टाइल है, नहीं अच्छे से ग्रोथ होगी। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब थोड़ा ऐसे हिली एरियाज पे होती है, तो वहां पे अगर बारिश आई तो वो वैसी, सपोज ये है, तो यहाँ पे जैसी बारिश आएगी तो ये पूरी जो मिट्टी है वो वॉश अवे हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। अगर आप इसको सॉइल कंजर्वेशन लाइक काउंटर प्लगिंग करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो मिट्टी बहने से बच जाएगी। ठीक है, केरला, कहाँ लिखा है? केरला एंड तमिलनाडु में जो सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं और इसी सॉइल में हम क्या ग्रो करते हैं? टी एंड कॉफी ग्रो करते हैं।
ठीक है। तो जो केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, इस जो लैंडस्केप था जिसपे ये सॉइल थी उस पे क्या करते हैं, काउंटर कर्न का यूज करके इजीली क्या ग्रो कर लेते हैं, ये कॉफी। तो सॉइल कंजर्वेशन का मेजर अडॉप्ट करके, मतलब सॉइल कंजर्वेशन के जो मेजर्स है उसको अडॉप्ट करके आप इजीली इस पे क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है दैट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या कहती है? एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। ये बेसिकली थोड़ा रेड टू ब्राउन के शेड में हमें सॉइल देखने को मिलती है। एरिड उस एरियाज में देखने को मिलती है जहाँ पे स्कैंटी ऑफ रेनफॉल होती है, जहाँ पे बारिश की कमी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल राजस्थान एरियाज जो मोस्टली उधर हमें एरिड सॉइल देखने को मिलती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। बेसिकली रेतीली मिट्टी जैसी होती है और इसमें नमक का प्रेजेंस ज्यादा होता है। In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. कुछ एरियाज में इस सॉइल में नमक इतना होता है, इतना ज्यादा सॉल्ट होता है कि उसमें उस मिट्टी में से नमक निकाल लिया जाता है इवेपोरेट करके। This soil lacks humus and moisture. अब उस एरियाज में मिल रही है सॉइल जहाँ पे बारिश की कमी है। अब बारिश नहीं है, धूप भी धूप रहती है, इस कारण वहाँ पे क्या होता है, एक तो मॉइस्चर भी कम होता है उस मिट्टी में और ह्यूमस की भी कमी होती है। After proper irrigation, these soil become cultivable or as has been in the case of Western Ghats. वैसे तो ये सॉइल थोड़ी सी रेतीली और उस एरियाज में जहाँ पे बारिश की कमी है तो मोस्टली इन सॉइल में खेती नहीं होती, बट प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज करके हम इस सॉइल को भी कल्टीवेबल बना सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो हमारा जो लास्ट सॉइल है दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को हम माउंटेन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। माउंटेन रीजन्स में मिलती है इसलिए हम इसको माउंटेन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। These soil are found in the hilly and the mountainous areas। जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, हिली और माउंटेन रीजन्स में ये सॉइल हमें देखने को मिलती है। They are loamy and silty in the valley sides। क्या होता है, ये जो सॉइल है वो किस टाइप की होती है, लोमी और सिल्टी नेचर की। ठीक है, तो जैसे जितना भी ये माउंटेन के आसपास जितना भी हिली एरियाज वैली एरियाज होता है, उस वैली एरियाज के पास मिट्टी जो ऊपर से पहाड़ टूट के आ रहे हैं उसके छोटे छोटे कण होते हैं, वो उस टॉप सॉइल पे इकट्ठा हो जाता है। इस कारण जो सॉइल हो जाती है वो कैसी हो जाती है, सिल्टी नेचर की। नेक्स्ट है इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालयस इट इज एसिडिक विद द लो ह्यूमस कंटेंट एंड एक्सपीरियंस डेग्रेडेशन। क्या होता है, जब बारिश का आइस का टाइम आता है, जब स्नोफॉल होता है इन माउंटेन रीजन्स में, उस टाइम ये सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक नेचर की हो जाती है और इसमें ह्यूमस का जो प्रेजेंस है वो कम हो जाता है। The soil found in the lower parts of the valleys, particularly of the river terraces and alluvial fans are fertile। माउंटेन्स जो होते हैं, सपोज ये माउंटेन है तो यहाँ का जो नीचे का, ये माउंटेन है, यहाँ का जो नीचे का एरिया होगा वो कैसा होगा, फर्टाइल होगा। तो लोअर पार्ट जो होता है वो फर्टाइल होता है एज कंपेयर टू अपर पोर्शन। क्लियर हुआ? चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बेसिकली होता है रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। तो जब लैंड की जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो रही है, पानी के थ्रू रिमूव हो सकती है, विंड के थ्रू रिमूव हो सकती है, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। तो वही लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस सच एज वाटर, विंड और ये भाई जो टॉप लेयर है वो रिमूव किस किस कारण होंगे, वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटीज, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। क्लियर हुआ? जो सॉइल इरोजन है वो तीन टाइप की है, बुलीज, शीट इरोजन एंड विंड इरोजन। बुलीज क्या है, बुलीज को हम बेसिकली रिवाइंड के नाम से भी जानते हैं, द चैम्बर रिव। बुलीज क्या है, व्हेन द रनिंग वाटर क्रिएट्स डीप चैनल इन द सॉइल इट फॉर्म बुलीज व्हिच मेक लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। एक लैंड था उस पर लंबे टाइम से जब वाटर फ्लो कर रहा था तो वो क्या करता है, ऐसे चैनल्स लाइक क्रिएट कर देता है, जिस कारण जो लैंड है उस पर एग्रीकल्चर या फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और वो लैंड कैसे हो जाता है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो यही होता है बुलीज। सेकंड होता है शीट इरोजन। जब टॉप सॉइल जो होती है वो वाटर के थ्रू रिमूव होती है उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। तो लिखा है व्हेन वाटर flow as a sheet over large areas down a slope and washed away the top soil is known as sheet erosion। जब टॉप सॉइल किसके थ्रू वॉश हो रही है, किसके द्वारा, वाटर के थ्रू, उसको बोलते हैं हम शीट इरोजन। लास्ट है विंड। नाम से समझ आ रहा है, विंड इरोजन मतलब विंड के थ्रू होती है ना। तो व्हेन विंड ब्लो द लूज सॉइल फ्रॉम फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इट इज नोन एज विंड इरोजन। जब जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो रही है, कौन सा फैक्टर है जो उसको रिमूव कर रहा है, विंड, उसको विंड इरोजन। क्लियर हुआ? पक्का? चलो।
नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अ चैप्टर, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। अभी हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सॉइल इरोजन, लाइक वाटर अबंडन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। सो टू कंजर्व द सॉइल इरोजन we adopt certain measures, like first is counter plugging, second is terrace cultivation, third is scrub cropping and fourth is shelter beds। ठीक है, क्या होता है काउंटर प्लगिंग? काउंटर प्लगिंग बेसिकली इस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और यहाँ पे जो कुछ होता है मतलब बेसिकली प्लगिंग कर देते हैं, जिस कारण जो फर्टाइल पार्टिकल्स हैं, फर्टाइल जो भी फर्टाइल सेडिमेंट्स है वो नीचे फ्लो करते हुए नहीं आते। सेकंड है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन बेसिकली होता है स्टेयर्स के फॉर्म में हम फार्मिंग करते हैं। इससे भी क्या होता है, इससे भी जो फर्टाइल सेडिमेंट्स हैं वो नीचे बह के नहीं आते। थर्ड इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या कहता है स्ट्रिप क्रॉपिंग? सपोज ये हमारी फील्ड है, इसमें हम ये जो बीच में है ना स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी ग्रासेस ग्रो कर देते हैं, ठीक है, जिस कारण क्या होता है ये जो क्रॉप्स हैं वो हार्म नहीं होते और साथ ही साथ जो हमारी सॉइल है वो वॉश अवे होती है। लास्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है बेसिकली, सपोज ये हमारे एक लैंड है, इसमें हम चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज जो हमने प्लांट किए इसमें, वो विंड की स्पीड को कम करते हैं और यहाँ से जो टॉप सॉइल है वो उड़ने से बच जाती है। ये बेसिकली राजस्थान वगैरह इन एरियाज में होते हैं जहाँ पे विंड की स्पीड काफी ज्यादा होती है। क्लियर हुआ ये? चलिए, सो दीस आर द 4 मेथड टू कंजर्व द सॉइल इरोजन। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करा। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? 3 पार्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट इज रिसोर्स, फिर रिसोर्स कंजर्वेशन पढ़ा था, रिसोर्स एंड रिसोर्स कंजर्वेशन ये कह सकते हैं। तो हमारा चैप्टर यही वाइंड अप होता है। तो हमने बेसिकली इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ा है। फर्स्ट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या था, उसे कंजर्वेटिव मेजर्स क्या थे, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। सेकंड हमने इसको लैंड के बारे में पढ़ा था कि लैंड क्या है, लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया किस तरह से, लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, लैंड कंजर्वेशन कैसे हो रहा है, और थर्ड जो हमने पार्ट पढ़ा वो दैट इज सॉइल। ठीक है, तो हमने इसको जो कह सकते हैं कि हमने इस पार्ट जो चैप्टर था ये बेसिकली 3 पार्ट्स समझ के पढ़ सकते हैं, रिसोर्स, लैंड एंड सॉइल। क्लियर हुआ? इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर सच में चैप्टर समझ आया तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए।